नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि जो महिला कानून जो बनाए गए हैं वो उन महिलाओं के लिए बनाए गए हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं, जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के पक्ष में हैं, जो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। आज ये जो वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि पुरुषों को, पतियों को, उनके परिवार वालों को फर्जी मुकदमों की पेशबंदी से बचाना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो हमारा अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ। मेरे सामने कई सारे ऐसे मामले आए जिनमें मैंने देखा कि छोटी से छोटी नोक-झोंक जो है वो दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण का कारण बन गई। नई-नई शादी हुई है, शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ज़रा-सी नोक-झोंक हो जाती है, बात नहीं मानी जाती है, सीधा डायरेक्टली दहेज प्रताड़ना का मामला बना दिया जाता है। और मैंने एक चीज़ और देखी है, जब मैं लीगल प्रैक्टिस में जब आया, तो मैंने जब चीज़ों को बहुत गहनता से मैंने चीज़ों को परखा, तो मैंने उसमें देखा कि कुछ भी टाइप कर दिया जाता है, कुछ भी लिख दिया जाता है, अदालत में चीज़ें एंटरटेन हो जाती हैं। हाल में ही एक मैंने सास की तरफ से एक मुकदमा फ़ाइल किया। अदालत ने काफ़ी दिनों से उस केस को रजिस्टर नहीं किया और जैसे ही मैंने केस फ़ाइल किया तो अदालत ने हमसे ये लिखवा लिया कि इसमें आप खोलिए कि ये पत्नी की सास है, कौन नहीं है, ये सारा डिटेल खोलना है उसमें। लेकिन जब भी कोई महिला जो नई-नई जिसकी शादी हुई है, वो अदालत में जब केस लेके जाती है, तो अदालत कुछ नहीं पूछती, 2 मिनट के अंदर उसका केस रजिस्टर हो जाता है और पति के खिलाफ में सम्मन जारी करने के आदेश पारित कर दिए जाते हैं। ये चीज़ें मैंने देखी, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप लोगों को बचाने का हमारा ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से आप लोग गलत ट्रैक पे ना जाएं, सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। मानता हूं कि वीडियो बनाने का हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक समझाने का प्रयास करता हूं कि किस केस में आपको लीगल तरीके से अपना पक्ष अदालत में रखना है। मैंने देखा कि मेंटेनेंस के केस में मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए हुए हैं जो सीआरपीसी 125 पर है, डोमेस्टिक वायलेंस पर है, 498 ए पर है। जैसे कि मैंने 498 ए के बारे में बताया, अगर आपकी पत्नी थाने में शिकायत दर्ज कराने जाती है तो शिकायत थाने की जिम्मेदारी बनती है कि उस शिकायत की प्री जांच करे, उसकी जांच करे पहले, उसके बाद में मुकदमा पंजीकृत करे। कभी कभार क्या होता है कि थाने में आपकी पत्नी शिकायत लेके जाती है और थाना तथ्यों को देखता है तो मुकदमा पंजीकृत नहीं करता। उस पीरियड में क्या होता है कि आपकी जो पत्नी है वो अदालत की तरफ रुख करती है और अदालत में एज अ कंप्लेंट के रूप में एक परिवाद फाइल करती थी या फिर वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन मूव करती है अदालत में। अदालत क्या करती है, सुखवासी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हवाला देते हुए उस एप्लीकेशन को कंप्लेंट के रूप में दर्ज कर देता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही कंप्लेंट के रूप में दर्ज किया जाता है तो सीआरपीसी 200 और सीआरपीसी 202 के गवाह होने के बाद में उस पर संज्ञान ले लिया जाता है और तलब कर लिया जाता है। लेकिन हमने अपने वीडियो में पहले ये बताया था कि अगर कोई भी इस तरीके का कोई कंप्लेंट केस अगर फाइल किया जाता है, पति उस जुडिक्शन से अगर बाहर रह रहा है, तो मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने से पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सीआरपीसी का सेक्शन 202 सब सेक्शन 1 के तहत में उसकी प्री जांच करवाए। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद में वो संज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया है आपके केस में तो वो जो संज्ञान आदेश है उसको रद्द किया जा सकता है। अब बात यह आती है कि संज्ञान आदेश हम कहाँ पे चैलेंज करें। आप चाहो तो 482 सीआरपीसी के तहत में यानी 528 बीएनएसएस के तहत में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप एक काम करो, इसको हम रिवीजन में ले जाते हैं। तो कोई भी कॉग्निजेंस ऑर्डर होता है, जो संज्ञान आदेश होता है, उसका रिवीजन नहीं किया जा सकता, रिवीजन उसका वर्ड है। तो इसलिए इन तथ्यों के आधार पर आप जा सकते हैं। इसके संबंध में मैंने बहुत डिटेल में एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, ये आप देखेंगे। दूसरा ये कि घरेलू हिंसा के केस में जैसे ही कोई केस फाइल होता है, कोर्ट डीपीओ रिपोर्ट तलब करती है, साथ साथ में नोटिस भी जारी कर देती है। आप लोग ये सोचते हैं कि हम आज नोटिस नहीं लेंगे,
आज वो परेशान होगी, अगली डेट पे देखेंगे। तब तक जो आपका लिमिटेशन पीरियड का जो समय है चैलेंज करने के लिए, वो निकल जाता है। आपको खूब अच्छी तरीके से पता है, हम मानते हैं कि पत्नियाँ गलत तरीके से केस फाइल कर रही है, गलत तरीके से केसों का दुरुपयोग कर रही है, अपने कानूनों का दुरुपयोग कर रही है, पुरुषों को फँसाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए गलत तरीके से दबाव बना रही है। लेकिन हम लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग, जो पुरुष हैं, जो पति हैं, उनको क्या लगता है कि हमारे केस दाखिल हो गए हमारे खिलाफ में, हमारे पास सम्मन आ गए, उनको ये गाइड किया जाता है कि नहीं आप सम्मन मत लीजिए। जिस दिन सम्मन का आदेश किया गया है उसके 30 दिन के अंदर आपको ऊपरी अदालत में उसको चैलेंज करना होता है। लेकिन हम क्या सोचते रहते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं भाई अभी नहीं लेंगे, अगली डेट पे लेंगे, अगली डेट पे नहीं अगली डेट पे लेंगे, इससे हमारी पत्नी हमें परेशान परेशान होगी और काफ़ी डिले हो जाएगा, टूट जाएगी। ऐसा नहीं है। जब भी आपकी पत्नी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव करती है तो उसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन से लेकर मेंटेनेंस मांगती है। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस पर भी मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। बात आती है सीआरपीसी 125 की, सेम कहानी इसमें भी वही है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपना जो लिमिटेशन का जो पीरियड है, जो समय है, उसको आप बर्बाद कर देते हैं पूरी तरीके से। अब मैंने देखा कि पतियों ने अपना पक्ष रखा, पत्नी ने पूरी तरीके से दावा गलत फाइल किया, बहुत सारे तथ्य ऐसे झूठे पेश किए जो चैलेंज करने लायक हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये देखते रहते हैं, हमने इधर का यूट्यूब देख लिया, उधर का यूट्यूब देख लिया, इधर से जानकारी ले ली, उधर से जानकारी ले ली। कुछ लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वकील बन गए और मुझे हंसी आती है कि यार ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत नॉलेज लेके आए हैं। अगर इसी तरीके से अगर ये केस लड़ने लगे तो ये अपना नुकसान कर बैठेंगे, और कई मामलों में ऐसा हुआ भी है कि उनको नुकसान हुआ है। इसलिए इन लोगों को बचाने के लिए कि सही रास्ता इनको दिलाया जाए, सही रास्ता इनको समझाया जाए और सही तरीके से अपना ये कानूनी पक्ष अपने अदालत में रख पाएँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी स्थिति उस हिसाब की नहीं है। 13 साल इन सारी चीज़ों से जूझने के बाद में आज हम आप लोगों के लिए अगर वकालत के पेशे में आए हैं तो सिर्फ आप लोगों के ही मुकदमे लड़ रहे हैं। हम किसी महिला का मुकदमा नहीं लेते हैं, कोई और मुकदमा नहीं लेते हैं। सिर्फ वकालत का एक ही उद्देश्य है कि पुरुषों को, पतियों को बचाना है। ऐसी स्थिति में अगर आप लोग भी अगर हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम ये लड़ाई भी आप लोगों के लिए नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए जितना हम प्रयास कर रहे हैं, जितने लोगों को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, संभवतः यही है कि बहुत लोग बचे भी हैं और बहुत लोगों को रिलीफ भी मिला है। दूसरा ये है, आपने देखा होगा कि शादी होती है, जैसे ही हम लोग एजुकेशन करके निकलते हैं तो घर वाले सोचते हैं कि जल्दी जल्दी शादी करा लो, जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही आपकी शादी होती है, 25 से 30 साल की उम्र में शादी हो जाती है, वो टाइम हमारा एक पीक टाइम होता है, एक कैरियर बनाने का टाइम होता है। लेकिन जो आपकी पत्नी पक्ष है, आपकी पत्नी के मायके वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई हमारा दामाद जो है ना वो करोड़पति होना चाहिए। भाई इस 25 साल से लेके 30 साल की उम्र में वही आदमी करोड़पति होगा, वही आदमी ये सारी चीज़ें कर सकता है, उनकी डिमांड पूरी कर सकता है जिनके बाप दादा के बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हो। लेकिन 25 साल और 30 साल की उम्र में जो शादी की जाती है ना, वो एक पीक टाइम होता है अपने करियर को डेवलप करने के लिए। ऐसी स्थिति में पत्नियों के मायके वालों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब खुद 25 साल और 30 साल की उम्र में कुछ नहीं कर पाए, जब 60 साल की उम्र में जाके घर मकान घोड़ा गाड़ी ले पाए हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा पाए हैं, तो आप दामाद से यानी कि पति से आप 25 और 30 साल की उम्र में क्या एक्सपेक्ट करती है। इसलिए दोनों लोगों को साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों लोग साथ नहीं रहेंगे तब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। महिला कानून की बात करें तो महिला कानूनों ने आज की डेट में पुरुषों को डरा रखा है। जरा सी कोई बात होती है, थाना कोर्ट कचहरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीआरपीसी 125 का जो केस है वो इस आधार पे दिया जाता है कि पति का जो जीवन स्तर है वो समान स्तर का रहे। वो इसलिए नहीं है कि आपने केस फाइल कर दिया और कोई आदेश एक तरफा कर दिया और एक अमाउंट क्लियर कर दिया कि भैया ये अमाउंट आपको प्रति माह देना है, और पति अगर उसको देने में सक्षम नहीं है, जैसे सपोज पत्नी ने 1 लाख रुपए सैलरी बता दी, अब पति कमा रहा है केवल 5,000 रुपये महीने और मेंटेनेंस बांध दिया गया 10,000 रुपये। अब पुलिस पीछे पीछे घूम रही है, पति परेशान है। तो ऐसे
अपराधी नहीं बनाना है किसी को। हमने देखा कि पतियों के घर में वसूली करने के लिए, धन वसूली करने के लिए, मेंटेनेंस की वसूली करने के लिए पुलिस रात में दबिश देने जाती है। लोगों के घरों में परेशान करती है, माता-पिता, भाई-बहन वगैरह सारे लोग परेशान किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात करनी है। अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमें अगर ज़रा-सा भी सपोर्ट करेंगे, तो हम आपको बचाने का प्रयास करेंगे। और मैंने कई सारे मामलों में बचाया भी है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम हारते भी हैं तो हम जीतते भी हैं, और जीतते हैं तो हम हारते भी हैं। हमने बहुत सारे केसेस में, अभी हाल में ही एक केस आया था हमारे पास, फिरोजाबाद का केस था, जिसमें कि 5-5 फाइलें रिकवरी की चल रही थी। हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में जाके हमने सारे केस में हमने स्टे लगवाई, और आज तक 1 रुपए नहीं देने दिया। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग अगर गंभीरता से लेंगे, डिपेंड करता है कि आपका केस है, आप किस तरीके से इसको ले रहे हैं। डैमेज होंगे तो आप होंगे, कोई दूसरा डैमेज होने वाला नहीं है। अगर डैमेज होगी तो आपकी फैमिली होगी, कोई दूसरा डैमेज होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत गंभीरता से इन सारी चीज़ों को अपनाना है, और बहुत गंभीरता से आपको अपना पक्ष रखना है अदालत में। अदालत आपको अगर नहीं सुन रही है, अदालत आपके एविडेंस नहीं ले रही है, कोई बात नहीं, आप फाइल में लगाइए। उसके बाद में अगर कोई आदेश होता है तो उस आदेश को चैलेंज जब करेंगे, तो उस सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करते हुए जब आप जाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। मालाफाइड इंटेंशन में, सरसरी नज़र में किसी भी तरीके का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे हमने आदेश देखे हैं जिनमें कि मजिस्ट्रेट ने, फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी का सेक्शन 353 सब सेक्शन 6 यानी बीएनएसएस का सेक्शन 393 सब सेक्शन 6 कॉम्प्लाइंस नहीं किया है। पारुल त्यागी जैसे जजमेंट्स कॉम्प्लाइंस नहीं किया है। अरनेश कुमार के जजमेंट्स कॉम्प्लाइंस नहीं किए हैं। रजनीश नेहा के जजमेंट्स कॉम्प्लाइंस नहीं किए हैं। पुलिस गलत तरीके से भरण पोषण की वसूली करने के लिए दबिश दे रही है। बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे और आप लोग हमें आगे सपोर्ट करेंगे तो हम आपको हर चीज़ से वाकिफ़ कराएंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें कमेंट करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। धन्यवाद।